हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में भी हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, जिसमें जो है साहित्यकार हमने देख लिए थे, उसके एमसीक्यू कराने बाकी रह गए हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग गया है, थोड़ा टाइम का इशू था और मैं बना नहीं पाई, लेकिन उसका मैं एमसीक्यू आपको बिल्कुल करा दूंगी। मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन आपके होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, उनको मैं पक्का आपको करा दूंगी। और कल हमने जो वीडियो पढ़ी थी वो पढ़ी थी उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें हमने पढ़ा था गोविंद बल्लभ पंत जी को। सीएम रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, है ना। हैप्पी क्लब की स्थापना की, प्रेम सभा की स्थापना करी, भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको क्या किया गया था, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगर उत्तराखंड के हम देखेंगे, है ना, तो पूरी कहानी हम उनकी समझ चुके थे। अल्मोड़ा के खूंट गांव में उनका जन्म हुआ था, वकालत उन्होंने करी थी। पूरी कहानी हमको अच्छे से समझ आ गई होगी, अब आप उनका नाम नहीं भूलोगे। आज की जो शख्सियत है वो है आपके श्रीदेव सुमन जी। उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ, है ना। गांधीवाद से काफ़ी प्रेरित थे। अगर हम बात करें सिरदेव सुमन, है ना। और उन्होंने जो है बहुत छोटी उम्र में ही, मतलब एक तरीके से, जब टिहरी में राजा का शासन होता था, तो उन्हें लगा कि ये मनमाना शासन हो रहा है, राजा अपने तरीके से शासन कर रहा है, जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन राजा तो राजा ठहरा, राजा ने उनकी बात नहीं मानी। इसके लिए उन्होंने जो है फिर जो है आंदोलन करने शुरू किए। चोरी छुप के जो है उन्होंने देहरादून में क्या कर दिया, सभाएं भी मतलब बनाई, उन्होंने एक संगठन भी बनाया, अभी आप पढ़ेंगे उसको। और दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, लास्ट में फिर उनको राजद्रोह के दौर में, कि मतलब उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से उल्लंघन किया है राज्य का जो भी नियम थे, और उनको फिर टिहरी के जेल में रख दिया। 209 दिन उनको जेल में रखा। भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि उनको 35 लगभग 34-35 किलो की बेड़ियां जो है उनके हाथ और पैरों में बांधी जाती थी, ताकि वो चल ना पाए। तो बहुत मुश्किल होता है 35 किलो आपके ऊपर लोहे की जंजीरें बांध करके आपको चलाना, मतलब आप चल रहे हो जेल के अंदर। फिर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर उनको किया गया, कि उनके कपड़ों के अंदर यहाँ तक कि बिच्छू वगैरह डाले जाते थे, बहुत ज़्यादा जो जहरीले होते थे, ताकि वो उनको डंक लगे और वो परेशान रहे। बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया। उनके जो जहाँ वो सोते थे जेल के बाहर, वो जो संतरी वगैरह होते थे, जानबूझ के उनको कहा जाता था कि जैसे ही रात में सोने का टाइम होगा, आप क्या करना, बहुत तेज हल्ला या शोर करना, जिससे वो सो ना पाए, उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो। उनके खाने में कांच को पीस करके दिया जाता था, जो काँच होता था उसको पीस करके दिया जाता था, कंकड़ पत्थर वगैरह उनके खाने में दिया जाता था। इसकी वजह से फिर उन्होंने भूख हड़ताल भी कर दी, है ना। और दूसरा जो है, सर्दियों के टाइम पर उनको बिल्कुल बिना कपड़े के उनको फर्श पर लिटाया जाता था, और गीला कंबल उनके ऊपर रात भर सर्दियों में उनके ऊपर रखा जाता था। तो कुल मिला कर के ये स्थिति थी कि उनको जो है किसी तरीके से टॉर्चर किया जाए, मानसिक स्थिति खराब हो, और वो खुद ही आत्मा, और हुआ भी यही। उन्होंने एक समय ऐसा है कि आज जब उन्होंने अपनी मांगे रखी, और उन्होंने कहा कि यदि अगर आप मुझे क्या, मेरी 3 शर्तें नहीं मानोगे, तो मैं क्या है, आमरण अनशन कर दूंगा। और हुआ यही। और अंत में उनकी 25 जुलाई 1944 को उनकी 84 दिन की भूख हड़ताल पे, 209 दिन वो जेल में रहे, और 84 दिन की भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई। अब अगर आप उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिर्फ हम इसलिए पढ़ते हैं उनका जन्म था श्रीदेव सुमन, और ये सुमन सौरभ से कविता लिखते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड ऐसे ही नहीं बना, और जो ये राजशाही टाइप का है, ये आज से नहीं, पुराने टाइम से भी चल रहा था। यही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार उत्तराखंड का मांग किया था 1938 में श्रीनगर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, है ना। तो समझते हैं अब इनको, ये तो मतलब एज अ स्टोरी आपको थोड़ा सा पता। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं आज की, कि कैसे कैसे उन्होंने जो है पूरी कहानी शुरू करी। हम पढ़ रहे हैं किसके, सुमन जी के बारे में। हालांकि अगर आप देखोगे तो सुमन उन्होंने अपना नाम बाद में कर लिया। अब उसके पीछे भी कहानी समझते हैं कि कैसे। अगर हम उनके जन्म की बात करें, है ना, जन्म की, तो उनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को। 25 मई कब हुआ था, 1916 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, टिहरी के जौल गांव में। कई लोग होंगे यहाँ के जो टिहरी के होंगे, टिहरी के जौल गांव में, है ना। टिहरी के कहाँ पे, जौल गांव में इनका जन्म हुआ था। कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, फैक्ट समझ लेते हैं फटाफट से, और फिर हमारा, है ना। पिता थे इनके हरिराम बडोनी। अब आप कई बार क्वेश्चन आएगा आपका, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा, पिता का नाम क्यों पढ़ना है, माता का नाम। इन्हीं की मतलब श्रीदेव सुमन की जो
अभी एसडीएस नाम से यूनिवर्सिटी भी चल रही है ना टिहरी बादशाही हॉल में, तो इन्हीं की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी, एक बार क्वेश्चन पूछा था। तो अगर हरिराम बड़ौनी देखेंगे, ये तो इनके पिता थे, माता वैद थे इनके पिता बेसिकली, और माता थी इनकी तारा देवी। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो माता थी इनकी तारा देवी, अगर बी मतलब इनकी वाइफ देखना चाहेंगे वो थे विनय लक्ष्मी। यही क्वेश्चन पूछा था, विनय लक्ष्मी। तो जो बड़ी शख्सियत होती है उनको आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना है, माता पिता किस टाइप से। विनय लक्ष्मी क्या थी, इनकी पत्नी थी, और यही आपका पीवाईक्यू हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे माता का नाम पूछ ले या पिता का नाम पूछ लीजिए। वैसे आप देखोगे बाईकास जो है बड़ोनी थे, ठीक है। अच्छा, 14 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु जब इनकी थी तो ये देहरादून में पढ़े, इनकी पढ़ाई देहरादून में चल रही थी। अब इसी दौरान जब ये 14 वर्ष के थे, देहरादून में पढ़ रहे थे, इसी दौरान देश में 1930 का समय है, 1930 का समय है, और महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया हुआ है। पूरा देश जो है दांडी मार्च के साथ में उनके साथ दे रहा है, जगह जगह पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं। ये बात किसको, श्रीदेव सुमन जी को भी पता चलती है। उन्होंने कहा देश की बात है, मात्र 14 साल का बच्चा, आप सोचिए। और उन्होंने क्या कर दिया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके महात्मा गांधी के साथ इस यहीं देहरादून में जब आंदोलन निकल रहा था दांडी मार्च के खिलाफ, मतलब अलग अलग से प्रदर्शन हो रही होंगी, तो यहाँ से उन्होंने भी इस प्रदर्शन या इस जुलूस में भाग ले लिया। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने देखा कि मात्र 14 साल का छोटा सा बच्चा इस तरीके से जुलूस निकाल रहा है, अपनी बातें रख रहा है, एक आक्रोश, एक गुस्सा उसके अंदर है, उस बच्चे के अंदर है। तो अंग्रेजों का ध्यान उस पे गया, किस पे, श्रीदेव सुमन पे। इन्होंने क्या कर दिया, श्रीदेव सुमन आगे से एक तरीके से धीरे धीरे लीड करने की स्थिति तक आ गए थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, श्रीदेव सुमन को पकड़ करके क्या कर दिया, 15 दिन की कारावास कर दिए। पहली बार ये जेल में गए, 15 दिन इन्होंने यहीं पर 14 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया। किसके खिलाफ, दांडी मार्च जब हो रहा था, दांडी मार्च जब इन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया, दांडी मार्च, ठीक है। अब समझते हैं आगे क्या हुआ 15 दिन में। फिर क्या हुआ, जब ये जेल में गए तो इनको अलग सा ही अनुभव आया, और इन्होंने महात्मा गांधी से ज्यादा प्रेरित हो गए। इन्हें लगा कि भाई ये तो सही है, मतलब अपने देश के लिए अगर आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये आंदोलन, ये जुलूस बिल्कुल सही है। और कहा जाता है कि जेल के अनुभव में इन्होंने ही अपना नाम क्या कर दिया, इनका नाम क्या था आपका, अगर आप देखोगे तो इनके बचपन का नाम क्या था, श्रीदत्त था। तो वैसे इनका नाम क्या था, श्रीदत्त। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, श्रीदेव सुमन पढ़ रहे हैं ना, नाम इनका श्रीदत्त था। तो जब ये जेल में रहे, इनको वहां कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, 15 दिन की जेल हुई, तो इन्होंने अपना नाम श्रीदत्त से हटा करके क्या कर दिया, श्रीदेव सुमन कर दिया। क्या कर दिया, श्रीदेव सुमन। तो ये कहानी है इनके नाम के पीछे चेंज करने की। सुमन नाम इन्होंने इसलिए रखा, सुमन होता है फूल, है ना, फूल जो कोमल स्वभाव और देश के प्रति समर्पण को दिखाता है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, श्रीदेव सुमन कहा गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आया था कि श्रीदेव सुमन किस नाम से, तो सुमन सौरभ नाम से इन्होंने कविताएं भी लिखी। सुमन सौरभ नाम से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या करते थे, कविताएं भी लिखते थे, ठीक है, कविताएं भी ये लिखते थे। अब आगे की कहानी समझते हैं हुआ क्या। यहाँ तक कि आपको समझ आ गई होगी। फिर आता है एक डेट आपको याद करनी, जो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, 23 जनवरी 1939 की एक डेट आपको याद रखनी है, इसको आप नहीं भूलोगे। 23 जनवरी 1939 की एक डेट है, देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की। देहरादून में कहाँ करी, टिहरी प्रजामंडल की। अब समझते हैं ये कहाँ पे करी, दून में। किसकी, टिहरी प्रजामंडल की। किसकी स्थापना करी, टिहरी प्रजामंडल की, है ना। अब समझिए कि ये पूरी कहानी क्या थी, टिहरी प्रजामंडल, टिहरी प्रजामंडल की इन्होंने जो है स्थापना करी देहरादून में। कहानी समझते हैं, टिहरी के अंदर कोई, यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय जब इन्होंने देखा राजा टिहरी के अंदर, क्योंकि बाकी जगह तो अंग्रेज कब्जा करे हुए थे, बस टिहरी में ही राजशाही चल रहा था, मतलब एक तरीके से वो चल रहा था, रियासतें चल रही थी, राजा का शासन चल रहा। इन्होंने देखा राजा अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं, जनता को शोषण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेशन हो रहा है, मनमाने अपने तरीके से नियम वगैरह बना रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, किसी से भी, इस टाइप से इन्होंने देखा, तो इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन राजा को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या कर दिया कि टिहरी के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है अपना एक संगठन नहीं बना सकता, और कोई राजा के खिलाफ भी कुछ जुलूस उलूस आंदोलन नहीं कर सकते। तो ये बड़े दिमागदार थे, इन्होंने कहा टिहरी के अंदर नहीं कर सकते है ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, देहरादून में कर दिया। कहाँ कर दिया, देहरादून में कर दिया। अब देहरादून में अगर आप देखोगे कहाँ पे किया, तो आपको पता है चक्राता रोड, चक्राता रोड पर एक जगह पड़ती है चुक्खू वाला, है ना, चुक्कू वाला। और यहाँ पर एक छोटा सा घर था श्यामचंद नेगी का। किसका, श्यामचंद नेगी का।
उनके घर पर इन्होंने क्या कर दिया, है ना, एक संगठन बुलाया। बाकी इनके साथ और जो मतलब लोग थे, श्यामचंद्र नेगी थे, इनके साथ इन्होंने क्या कर दिया, सुरदेव सुमन के साथ इन्होंने यहाँ पर एक संगठन बनाया, टिहरी प्रजामंडल नाम का। इनके साथ और कौन कौन व्यक्ति थे, एसडीएस मतलब सुरदेव सुमन के साथ, वो कौन कौन थे आपका, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। बैरिस्टर मुकुंदीलाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, मुकुंदीलाल जिन्होंने मौला राम के चित्रों को क्या कर दिया था, देश दुनिया के सामने लाया था। तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति इसी में थे आपके वीर चंद्र गढ़वाली, इनको भी हमको पढ़ना है, जो जौनसार के थे, वीर चंद्र गढ़वाली, है ना। इनके बारे में हमने पढ़ा भी है लेकिन दोबारा पढ़ेंगे। वीर चंद्र गढ़वाली आपका हो गया। आपका दौलत राम थे, दादा दौलत राम आपका हो जाएगा। और एक और थे इसमें, दादा दौलत राम, एक व्यक्ति और थे, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर गया है, नागेंद्र सकलानी, ठीक है, नागेंद्र सकलानी। तो ये व्यक्ति थे जो देशभक्त थे एक तरीके से, मतलब जो चाहते थे कि ये राजा का जो मनमाना शासन है ये किसी तरीके से खत्म हो जाए। इन सारे व्यक्तियों ने मिलकर टिहरी प्रजामंडल की स्थापना करी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इस टिहरी प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इन्होंने कहा इस टिहरी प्रजामंडल की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि जो उत्तरदायी शासन है वो स्थापित हो, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो। राजा जो है जनता के प्रति उत्तरदायी हो, अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो राजा बताए कि इससे इसका ये फायदा होगा, किसानों का होगा, आम व्यक्ति का होगा, बच्चों का होगा, महिलाओं का होगा, बूढ़ों का होगा। एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल शासन हो, अपने तरीके से ना करे मनमानी। एक पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन इसी प्रजामंडल की थी कि आप आम जनता को बोलने का हक हो, सभा करने का अधिकार हो, मतलब जनता की आवाज तो सुन ही नहीं रहा है ना, राजा अपने में हिसाब से मनमानी कर रहा है। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन ये थी। और जनता को भी बोलने का अधिकार हो। तीसरा था कि भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचारों और भारी करों से उनको मुक्ति मिले, कि राजा को जो चेले चाटुकार हैं उनसे क्या है, मुक्ति मिले, वो एक तरीके से अपनी मनमानी ना करे। इस तरीके से प्रजामंडल की स्थापना अब ये इन्होंने कर दिया। अब सोचिए, प्रजामंडल की स्थापना भी हो गई, कब हुई, 23 जनवरी, आया क्वेश्चन है ध्यान रखना, 23 जनवरी 1939 को ये प्रजामंडल की स्थापना हो गई। 1939 में 1938 में ही इन्होंने श्रीनगर में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने उत्तराखंड की मांग कर दी थी। 1939 का समय है, इन्होंने जो है टिहरी में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना करके। अब ये क्वेश्चन फंसाता इसलिए क्योंकि नाम क्या है, टिहरी प्रजामंडल। तो क्वेश्चन आता है कहाँ पर स्थापना करी, हम लगेंगे टिहरी प्रजामंडल है तो टिहरी में होगा, जबकि टिहरी में नहीं, कहाँ है, देहरादून। देहरादून में आपको पता है किसका, श्यामचंद नेगी का एक छोटा सा घर था, उनके घर पर ये किया गया। आगे की कहानी समझो। अब क्या हो गया, टिहरी के राजा, जब टिहरी के राजा को ये पता चला तो बड़े ज्यादा गुस्सा हुए। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये टिहरी प्रजामंडल का इन्होंने जो बनाया था इसको अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित करने के साथ ही इन सारे लोगों को एक तरीके से कहा कि ये टिहरी के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। ये टिहरी के अगर किसी भी रास्ते ये टिहरी के अंदर घुसेंगे तो इनको मार दिया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। इस तरीके से इनका टिहरी में आना ही बैन कर दिया। इतने सारे लोगों का जो इस संगठन बनाने में लगे थे, इन लोगों को टिहरी के अंदर आने से मना कर दिया। अब समझते हैं आगे। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया। फिर देखिए, जवाहरलाल नेहरू, है ना, कल हमने, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, गोविंद बल्लभ पंत पढ़ा था, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको हिमालय पुत्र की उपाधि दी, कल पढ़ा था। इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल है कि टिहरी रियासत के लिए कहा था कि टिहरी राज्य के कैद खाने दुनिया भर में मशहूर होंगे, कि टिहरी राज्य के जो कैद खाने हैं वो दुनिया भर में मशहूर होंगे, कि राजा ने अपनी ही प्रजा को इस तरीके से कैद खाने में बंद कर दिया, परंतु इससे दुनिया की रियासत की कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी, है ना। तो उन्होंने एक तरीके से स्टेटमेंट दिया था कि भाई टिहरी रियासत के जो कैद खाने हैं वो मशहूर होंगे, दुनिया में मशहूर होंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि उनकी इज्जत बढ़ेगी, इसलिए कि राजा ने अपने ही लोगों को क्या कर दिया, इस तरीके से जेलों में बंद कर दिया, जो आवाज उठा रहे थे, जो अपनी जनता का। तो इज्जत बढ़ाने के लिए टिहरी के जो कैद खाने वो मशहूर नहीं होंगे, लेकिन एक तरीके से बदनामी जरूर रही होगी। आने वाला समय करेगा कि भाई राजा ने क्या कर दिया था, अपने ही जनता की आवाज को किसी तरीके से दबा दिया था। ये स्टेटमेंट था किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक डेट आपको याद रखनी है, 21, है ना, 21 फरवरी, पहले आप इसको याद रख लीजिए, कोई बात नहीं। 30 दिसंबर को मैं एक आपको, क्योंकि सीक्वेंस से चलेंगे, 30 दिसंबर, है ना, 30 दिसंबर 1943, 1943। अब ये कहानी क्या हुई, इनका बैन कर दिया था पंडित ये सॉरी कौन, श्रीदेव सुमन का टिहरी के अंदर आना। लेकिन
ये किसी तरह से टिहरी के अंदर जाना चाहते थे, जनता से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। राजा बिल्कुल नजर लगाए हुए था टुकुर-टुकुर कि अगर गलती से भी अगर दिख गए कौन, ये सारे के सारे लोग, इसमें सबसे मेन तो एचडीएससी थे, सिद्धे सुमन थे, तो इनको क्या कर दिया जाए, पकड़ दिया जाए। क्या हुआ, यही मौका अच्छा मिल गया। जैसे ही ये चंबा के आसपास गए, वो तो टिहरी वाले के एरिया के अंदर पड़ेगा, इनको यहाँ से क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया, है ना, चंबा से गिरफ्तार कर दिया। और इस पर्पज से किया गया, चंबा टिहरी में ही पड़ते हैं ना, चंबा, चंबा से इनको गिरफ्तार कर दिया गया। कहाँ से, चंबा से। और इस पर्पज से किया गया कि ये जनता को क्या कर रहे हैं, चंबा से इनको गिरफ्तार कर दिया और ये जनता को भड़का रहे हैं। चंबा से जब इनको गिरफ्तार कर दिया तो ये देश के खिलाफ जनता कर रहे हैं और ये प्रजामंडल जैसी संस्थाओं की भी स्थापना कर रहा है चोरी चोरी। जो ये संस्था राजा को ही खिलाफ जो है ये बन रही है, ये संस्था। इस परिप्रेक्ष्य में इनको गिरफ्तार कर दिया 30 दिसंबर कब, 1943 को। एक एक डेट आपको याद रखनी है। 30 दिसंबर, इस तरीके से सोचिए, साल खत्म होने वाला है, 31 से एक दिन पहले की घटना है, इस तरीके से याद कर लीजिए। फिर एक डेट लगानी है आपको, 21 फरवरी, अगले साल ही 21 फरवरी 1944 को। देखिए 1944 को क्या हो गया, इन पर राजा ने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। राजद्रोह, है ना, राजद्रोह तो बहुत खतरनाक होता है ना, कि तुमने अपने ही मतलब राजा का एक तरीके से या अपने ही शासन का विरोध किया है, इस टाइप से राजद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा लग गया। बस फिर क्या था, फिर तो इनको जेल में डाल दिया गया। जब दो डेट आपको समझ आ गई होगी, 30 दिसंबर 1943 को गिरफ्तार किया, 21 फरवरी 1944 को राजद्रोह का मुकदमा चला, अब जेल में डाल दिया गया। अब जेल में की कहानी क्या है, इसको समझिए, ठीक है। फिर क्या हो गया, सुमन जी का बयान कि मेरा उद्देश्य राजा को गद्दी से हटाना नहीं। फिर जब इनको अदालत के अंदर रखा गया, अदालत के अंदर गए, तो इन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य राजा को गद्दी से हटाना नहीं है। क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं राजा को गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पर बैठना चाहता हूँ? मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है, बल्कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और जनता को उनके अधिकार दिलाना है। मैं चाहता हूँ रिस्पॉन्सिबल एक गवर्नमेंट हो जो जनता के प्रति जवाबदेही करे और जनता को उसके अधिकार दिलाने की मेरी मांग है। जब इनको इनकी तरफ से इनका पक्ष सुना गया और अपने ही देश की स्वतंत्रता, अगर अपने देश की स्वतंत्रता या अपने मुल्क की स्वतंत्रता की बात करना राजद्रोह है, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल क्या हूं, मैं दोषी हूं, अपराधी हूं मैं। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। बस फिर क्या था, फिर इनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में इनको डाल दिया गया तो कहानी शुरू होती है ना। देखिए 21 फरवरी 1944 को इनको मतलब राजद्रोह का मुकदमा चला। 29 फेब, उसी मतलब 5-6 दिन बाद 1944 को इनको क्या कर दिया गया, 1944 को इनको क्या कर दिया, सुमन जी ने जेल कर्मचारियों के बुरे आचरण से, है ना, जब जेल में तो इनको डाल दिया गया था, फिर इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया, बहुत ही ज्यादा इन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। और फाइनली क्या हुआ कि इन्होंने फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया, है ना। अब इन्होंने आमरण अनशन शुरू नहीं, इन्होंने कहा कि भाई अगर मेरी 3 मांगे हैं, मेरी 3 मांगे अगर इन्होंने, तुमने या राजा ने या तुम, मतलब मेरी शर्त मांगे स्वीकार नहीं करी, तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। 29 फरवरी 1949 को इन्होंने कहा। अब 3 मांगे क्या क्या थी इनकी, देखिए, प्रजामंडल को मान्यता, जो इन्होंने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना करी थी, उसको मान्यता मिल जाए, है ना, उसको मान्यता मिल जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, मतलब मुझे पत्र लिखने दिए जाए, मतलब पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता, मैं लिखना चाहता हूँ तो पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता। और तीसरा इन्होंने कहा कि जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, जितने भी मेरे ऊपर एक तरीके से जितने भी जुर्म कहा गया है कि तुमने जुर्म किया, खुद राजा आकर के मेरी बातें सुने, मेरा पक्ष सुने। तीसरी इनकी मांग थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऐसे करने देंगे? नहीं। मोहन सिंह नाम का जो जेलर था, वो बहुत ही खतरनाक था। उसने जो है एक भी नहीं सुनी। अगर 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं तो आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। इन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो मैं आमरण अनशन करना शुरू कर दूंगा। ठीक यही हुआ। वो तो चाह ही रहे थे। उन्होंने क्या कर दिया, एक डेट आपको लिखनी है, 3 मई, 3 मई, अरे यार, 3 मई 1944 को फिर क्या हो गया, आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया। ये डेट याद रखनी है, आया क्वेश्चन है। 1944 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। शेखर पाठक एक
आपको पता है शेखर पाठक, इनके बारे में साहित्यकारों में आप ऐसे कैसे भूल सकते हो इनको, शेखर पाठक आपको याद होगा। तो शेखर पाठक ने इनके आमरण अनशन को, शेखर पाठक, तो जो इन्होंने आमरण अनशन किया था, इन्होंने कहा, शेखर पाठक ने सुमन की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। आया क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है, ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। ठीक है, किसने? शेखर पाठक ने। अब हुआ क्या, 209 दिन टिहरी की जेल में रहे ये, 209 दिन तक इनको लगातार टिहरी की जेल में रखा गया। इन्होंने वही नारा दिया, वो तो आपको पहले से ही पता होगा, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन, है ना, तुम मुझे क्या कर सकते हो, तुम मुझे एक तरीके से इन्होंने कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो। और इन्होंने फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया, इनका स्टेटमेंट था। उसके बाद क्या हुआ, 25 जुलाई 1944 को, ये डेट आपको याद रखनी है, 25 जुलाई 1944 को इनकी जो है फाइनली मृत्यु हो गई। किससे? भूख हड़ताल से। कितने दिन की? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? श्रीदेव सुमन की। यही जो चाहते थे ये लोग, जो चाहते थे यही हो गया। कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी डेड बॉडी को भी परिजनों को नहीं सौंपा गया, बल्कि क्या कर दिया गया, एक बोरी में भर करके नदी में उसको जो है बहा दिया गया था। ठीक है, ये इनके साथ पूरी कहानी थी। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम श्रीदेव सुमन स्मृति मनाई गई। श्रीदेव सुमन स्मृति प्रथम अभी भी मनाते हैं ना, तो प्रथम जो मनाई गई थी, प्रथम वो आपका जो है 25, वो कब मनाई गई थी आपकी? 25 जुलाई 1946 को, 25 जुलाई 1946 को, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को तो इनकी मृत्यु हो गई थी। हर साल जो है 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है? श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है ना। तो बाकी चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और कहा जाता है कि एक और स्टेटमेंट इनके उसमें मुझे याद आया कि जब ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो जो मतलब राजा के चेलू चपाटे होंगे, उन्होंने क्या किया था, इनको जबरदस्ती अनशन तोड़ने की कोशिश करी थी। तो इनके गले में जबरदस्ती पाइप डाला था, जिससे क्या हो जाता है, कहा गया कि इनके गले में और जो फेफड़े थे उनमें जो है घाव हो गए थे, और जिसकी वजह से इनको खून की उल्टियां भी होने लगी थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर डे बाय डे होने लगी थी। एक तो भूख हड़ताल, ऊपर से इतना ज्यादा टॉर्चर, फाइनली जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे श्रीदेव सुमन, है ना। बस फैक्ट याद करके कहानी नहीं हो, हालांकि ठीक है, फैक्ट अगर एग्जाम निकालना है तो फैक्ट ही याद रखना पड़ेगा, स्टोरी तो नहीं। लेकिन एज अ स्टोरी अगर आप फैक्ट याद रखते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी होती है। और ये गारंटी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहानियां हम कभी नहीं भूलते। दादी दादा ने जो कहानियां सुनाई थी वो अभी भी हमें याद होगी। आज के लिए इतना ही, एक और शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।